द ब्लैक फ्राइडे बॉम्बे बम ब्लास्ट्स। तैयारियां। इस जटिल अभियान में दो प्रारंभिक चरण थे। पहला, हथियार और आयुध सुरक्षित करना और उन्हें बंबई पहुंचाना, और दूसरा, बंबई से मुस्लिम युवकों की भर्ती करना और उन्हें बमबारी करने के लिए प्रशिक्षित करना। ऐसा माना जाता था कि केवल टाइगर के पास ही नेतृत्व कौशल और संपर्क थे जो युवाओं को ढूंढने, उन्हें प्रशिक्षित करने, उन्हें जानकारी देने और पूरे मिशन में उनका नेतृत्व करने के लिए आवश्यक थे। उसे बंबई में माल की तस्करी का भी काफी अनुभव था और उसके पास विश्वसनीय लैंडिंग एजेंटों सहित एक सुस्थापित नेटवर्क था। प्रत्येक लैंडिंग एजेंट के तट पर कई लैंडिंग स्पॉट होते हैं जिन पर उसका और उसके गिरोह का विशेष नियंत्रण होता है। जब भी तस्करी का माल बंबई पहुंचाना होता है, ऐसे लैंडिंग एजेंट अपने आदमियों को माल उतारने और उसे वापस किनारे पर लाने के लिए समुद्र में भेजते हैं। ऐसा ही एक लैंडिंग एजेंट दाऊद फंसे था, जिसे उसके गंजे सिर के कारण दाऊद टकलिया भी कहा जाता था। फंसे, जो अब 60 के दशक में है, शेखाड़ी और दिघी के लगभग 1 दर्जन लैंडिंग पॉइंट्स पर एक निर्विवाद पकड़ रखता था। ये दोनों तटीय गांव महाराष्ट्र तट के इतने चट्टानी इलाके में स्थित थे कि यह विश्वास करना मुश्किल था कि वहां कोई लैंडिंग भी हो सकती है। फिर भी इसके बावजूद ये जगहें तस्करों के लिए सोने की खान मानी जाती थी। फंसे ने इस क्षेत्र के 2 अन्य शक्तिशाली एजेंटों के साथ एक कार्टेल बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। शरीफ संधेरी गांव के अब्दुल गफूर पाकर उर्फ दादाभाई पाकर और श्रीवर्धन गांव के रहीम अब्बास करम्बेलकर उर्फ रहीम लॉन्ड्रीवाला। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ये तीनों दाऊद इब्राहिम और बाद में टाइगर के लिए चांदी की सिल्लियां और अन्य सामान उतारने में शामिल थे। 15 जनवरी 1993 को फंसे को टाइगर ने बुलाया। टाइगर ने उसे बताया, कुछ बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील सामान उतरने वाला है और उसे लैंडिंग ऑपरेशन खुद संभालने के लिए कहा। सामान दुबई से भेजा जाएगा और महसला में उतरेगा। माल कौन भेजेगा? दाऊद भाई। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये दाऊद भाई का माल है, किसी और का नहीं? फंसे ने पूछा। टाइगर अपने गुस्सैल स्वभाव और तीखी जबान के लिए मशहूर थे। फंसे के लहजे पर उनकी भौहें तन गईं, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। यह माल दाऊद भाई ने खुद मंजूर किया है। हमें न तो उनसे और न ही उनके जरिए ऐसी कोई सूचना मिली है, फंसे ने बेबाकी से जवाब दिया। सावधान रहना चाहिए, बॉम्बे में वक्त खराब है। तुम्हें क्या यकीन दिलाएगा कि माल दाऊद भाई का है? टाइगर ने खींचकर पूछा। उन्हें मुझे फोन करके खुद या किसी और जरिए से बताने दो, फंसे ने अंतिम रूप से कहा। अगर मैं तुम्हारी दाऊद भाई से मुलाकात करवा दूं तो? ठीक है, उस स्थिति में तो तुम्हारा सौदा पक्का है। फंसे ने अपना गंजा सिर हिलाया। टाइगर ने दुबई में फंसे की दाऊद से मुलाकात का इंतजाम किया और उसके लिए वीजा का इंतजाम किया। 19 जनवरी को फंसे ने एयर इंडिया की फ्लाइट से बॉम्बे से दुबई के लिए उड़ान भरी। टाइगर ने खुद हवाई अड्डे पर लैंडिंग एजेंट से मुलाकात की। वे होटल दिल्ली दरबार पहुंचे जहां फंसे को ठहरना था। तुम कल दाऊद भाई से मिलोगे? टाइगर ने कहा। मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हालांकि अगले दिन टाइगर नहीं आया। इसके बजाय उसने फोन करके बताया कि दाऊद से मुलाकात एक दिन के लिए टाल दी गई है। 21 जनवरी को टाइगर ने फंसे को होटल से उठाया और उसे टैक्सी से व्हाइट हाउस ले गया। फंसे उस विशाल घर को देखकर दंग रह गया, जैसा कि बॉम्बे में कम ही देखने को मिलता था। गेट में दाखिल होते ही टाइगर ने मुस्कुराते हुए फंसे से कहा, यही तुम्हारे दाऊद भाई रहते हैं। फंसे सिर्फ सिर हिला सका। टाइगर उसे एक कमरे में ले गया और उसे इंतजार करने को कहा जब तक वो दाऊद को ढूंढने बाहर नहीं चला जाता। फंसे सोफे के किनारे पर बैठ गया और बेचैनी से घबरा रहा था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, फंसे की घबराहट बढ़ती गई। हर छोटी सी आहट उसे चौंका देती। अचानक उसे अपने पीछे हलचल का एहसास हुआ। टाइगर और दाऊद दोनों कमरे में खड़े उसे देख रहे थे। भाई, सलाम अलकुम भाई, फंसे हकलाया। वाह अलकुम अस्सलाम, दाऊद ने पूछा। क्या हाल है चचा? अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? दाऊद की सीधी बात ने फंसे को हैरान कर दिया। कुछ नहीं, मेरा मतलब तुमसे मिलना चाहता था। मैंने टाइगर भाई से कहा, अगर मैं तुमसे बात कर सकूं, तो उन्होंने कहा वो मुलाकात का इंतजाम करेंगे। तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ आश्वासन चाहिए था कि यह मेरा ही ऑपरेशन है। निश्चिंत रहो, इसमें मेरा पूरा समर्थन है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैं बस जानना चाहता था, उस माल में क्या होगा? इसमें कुछ केमिकल होंगे? चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के लिए अच्छा भुगतान किया जाएगा। केमिकल? दाऊद अचंभित और क्रोधित हो गया क्योंकि किसी ने भी उसकी बात पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम्हें पता नहीं है कि भारत में हिंदुओं ने क्या किया है? उसने दांत पीसते हुए कहा।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें मस्जिद और निर्दोष मुसलमानों के खून का बदला लेना चाहिए? भाई, कैसे? हम कैसे? चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। टाइगर सब कुछ जानता है और उसने सब कुछ प्लान किया है। बस उसे जो भी मदद चाहिए दे दो। मुलाकात वहीं खत्म हो गई। दाऊद का व्यक्तिगत आश्वासन फंसे के लिए काफी था। वो अगले दिन बम्बई लौट आया। काफिरों के खिलाफ दाऊद के गुस्से से फंसे प्रभावित था। उसने अपने साथियों पाकर और लॉन्ड्रीवाला को इस मुलाकात के बारे में बताया। तीनों ने महिसला शेखड़ी में केमिकल की लैंडिंग को सुगम बनाने के टाइगर को सौंपे गए कार्य में सहयोग देने का वचन दिया। फिर टाइगर ने तीनों एजेंटों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि माल इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में शेखड़ी में उतारा जाएगा। उन्हें सही तारीखों के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ती दिख रही थी। अंडरवर्ल्ड का सुनहरा नियम ये है कि 2 से ज्यादा लोगों को जो कुछ भी पता है वो अब राज नहीं रहता। बम्बई में सैकड़ों मुखबिर या मुखबिर है। वे अंडरवर्ल्ड गिरोहों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की 2 दुनियाओं में फैले हुए हैं। वे एजेंसियों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और अक्सर उन्हें अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, एक ऐसा तथ्य जिसे ये एजेंसियां स्वीकार करती है। सीमा शुल्क विभाग अपने मुखबिरों को जब्त की गई तस्करी की कीमत का 20% इनाम देता है। इसका मतलब है कि अगर कोई मुखबिर एजेंसियों को 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने या तस्करी के किसी भी जखीरे की सूचना दे देता है तो वह रातों रात करोड़पति बन सकता है। लेकिन तस्करों के भी एजेंसियों के भीतर अपने मुखबिर होते हैं। जब भी एजेंसियां छापेमारी करती हैं, ये मुखबिर अपने आकाओं को फोन करके उन्हें सचेत करते हैं, अक्सर छापेमारी को नाकाम कर देते हैं। बदले में मुखबिरों को 2000 से 5000 रुपये के बीच भुगतान किया जाता है, जो जब्ती होने पर तस्करों को होने वाले नुकसान की मात्रा पर निर्भर करता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI को विशेष जानकारी मिली कि 21 से 24 जनवरी के बीच टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा रायगढ़ क्षेत्र के कई लैंडिंग स्थलों में से 2 रोहिणी और दिघी में हथियारों और विस्फोटकों की लैंडिंग कराने वाले थे। लैंडिंग के बारे में जानकारी शायद ही कभी अधिक विशिष्ट हो सकती है, क्योंकि लैंडिंग एजेंटों को भी अक्सर अंतिम क्षण तक तारीख के बारे में पता नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लैंडिंग की सटीक तारीख कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें माल के अपने मूल बंदरगाह से निकलने की तारीख, मौसम की स्थिति और भारतीय अधिकारियों की सतर्कता का स्तर शामिल है। इस प्रकार लैंडिंग एजेंट का एक बड़ा काम लगातार तैयार रहना होता है जब भी माल उतरता है। DRI निदेशक SPS पुंडीर ने तुरंत अपने डिप्टी VM देओलेकर और अलीबाग के पुलिस अधीक्षक SP TS भाल को सूचित किया, जिनके अधिकार क्षेत्र में जैती आती थी। दूसरा अलर्ट 25 जनवरी को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से आया, जिसे एक गुप्त सूचना मिली कि अगले 15 से 20 दिनों में रायगढ़ के एक प्रमुख तटीय बिंदु पर कुछ हथियार उतरने की संभावना है। उसी दिन सीमा शुल्क कलेक्टर SK भारद्वाज को भी एक गुप्त सूचना मिली। उन्होंने पुलिस, नौसेना और अपने लोगों को सतर्क कर दिया। उन्होंने अपने सहायक सीमा शुल्क कलेक्टर ACC RK सिंह को फोन किया और इसके बाद एक गुप्त अर्ध सरकारी पत्र, जिसे DO कहा जाता है, भेजा, जिसमें कहा गया था कि खुफिया जानकारी मिली है कि ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और UAE में नियंत्रक सिंडिकेट द्वारा बड़ी मात्रा में स्वचालित हथियारों की तस्करी भारत में की जाएगी। ये हथियार अगले 15 से 30 दिनों में वसई, दादर पेन, श्रीवर्धन, बैंकोट, रत्नागिरी और गोवा के दक्षिणी समुद्र तटों पर उतारे जाने की संभावना थी। भारद्वाज ने अपने तत्काल अधीनस्थों को भी अलग अलग प्रतियां भेजी। अतिरिक्त सीमा शुल्क कलेक्टर एडिशनल CC SN थापा, जो सीमा शुल्क के समुद्री और निवारक MNP विंग के प्रभारी थे, जिसका अधिकार क्षेत्र समुद्र पर था, और एडिशनल CC VM देवकरे, जो तलाशी और खुफिया R&I विंग के प्रभारी थे, जिसका अधिकार क्षेत्र जमीन पर था। व्यवहार में दोनों विंगों के अधिकारी अक्सर एक दूसरे के क्षेत्रों में अतिक्रमण करते थे। 26 जनवरी छुट्टी का दिन था। थापा और देवफाड़े दोनों को 27 जनवरी को ही DO मिला। चूंकि प्रतिबंधित सामान की लैंडिंग थापा के अधिकार क्षेत्र में आती थी, इसलिए उन्होंने अलर्ट को गंभीरता से लिया और अपने अधीन सभी 8 ACC को इसकी सूचना दी, ताकि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर सकें। श्रीवर्धन स्थित छोटा सरकारी विश्राम गृह हरेश्वर सुंदर वातावरण में बसा है। 29 जनवरी को ACC RK सिंह, जिन्हें भारद्वाज का अलर्ट सबसे पहले मिला था, शाम 4 बजे इस गेस्ट हाउस में रुके। सिंह अभी बसे ही थे कि एक जीप परिसर में दाखिल हुई। सीमा शुल्क निरीक्षक SS तलवाडेकर और फांसे सिंह के कमरे में आए।
सिंह और तलवाडेकर कस्टम अफसर फंसे के साथ प्लानिंग के दोषी थे। बैठक के बाद फंसे, पाकर और लॉन्ड्रीवाला ने गांव से लगभग 40 आदमियों को इकट्ठा किया। उन्होंने हरिहर खोपटकर और यशवंत गोयनका की 2 बड़ी नावें किराए पर ली, जिनका इस्तेमाल तस्करी का सामान किनारे तक पहुंचाने के लिए किया गया। आमतौर पर प्रत्येक नाव में 125 या 150 चांदी की सिल्लियां होती थी, जिनकी कीमत खुले बाजार में 3.5 करोड़ रुपए थी। हालांकि नाविकों को मिलने वाली मजदूरी बहुत कम थी, हालांकि उन्हें बहुत जोखिम उठाना पड़ता था। गोयनका को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह फंसे की मदद करेगा और बाद में उस पर चिल्लाएगा। इस तरह उसे तस्करों से न सिर्फ पैसा मिलेगा, बल्कि खबरी के लिए सरकारी इनाम भी मिलेगा, जिसका अनुमान उसने लगभग 70 लाख रुपए लगाया था, जो उसकी नाव में मौजूद सिल्लियों की कीमत का 20% था। वो जानता था कि फंसे उस पर भरोसा करता है और उसे शक होने की संभावना नहीं थी। गोयनका ने यह फैसला अक्टूबर 1992 में लिया था, जब टाइगर ने लगभग 700 चांदी की सिल्लियों की तस्करी की थी और गोयनका ने फंसे की मदद की थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसे मिलने वाली मजदूरी अपर्याप्त है। मछुआरे ने अपने पुराने विश्वास पात्र भारतकूल निवासी राम से संपर्क किया था। भारतकूल गांव के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक महेंद्र महात्रे के एक भाई इंस्पेक्टर एल.डी. महात्रे थे, जो उरण में तैनात एक सीमा शुल्क अधिकारी थे। राम ने इंस्पेक्टर महात्रे से संपर्क किया, जिन्होंने अपने बॉस एडिशनल सीसी थापा के साथ एक बैठक आयोजित की। सीमा शुल्क विभाग में थापा जैसी क्षमता वाले अधिकारी दुर्लभ थे। उन्हें तस्करी विरोधी अभियानों में 2.5 दशक से भी अधिक का अनुभव था। थापा ने दिसंबर 1992 के पहले सप्ताह में महात्रे और राम से मुलाकात की। बाबरी मस्जिद का विध्वंस अभी बाकी था। उस बैठक में राम और थापा के बीच अच्छे संबंध बन गए। थापा ने राम को भविष्य में होने वाली लैंडिंग के बारे में पक्की खबर देने के बदले इनाम देने का आश्वासन दिया। 29 जनवरी को जब गोयनका को इस दूसरी लैंडिंग के लिए नियुक्त किया गया, तो उसने फिर से राम से संपर्क किया, जिसने महेंद्र महात्रे से बात की। महात्रे ने अपने भाई को एक संदेश भेजा। उड़न की यात्रा में 6 घंटे लग गए। जब तक महात्रे थापा को सूचित कर पाता, रात के 10:30 बज चुके थे। उस रात छापेमारी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगले दिन 30 जनवरी को महात्रे को पता चला कि लैंडिंग उस रात नहीं हुई थी। अगर लैंडिंग उस रात हुई तो थापा ने छापेमारी के लिए आवश्यक तैयारी कर ली थी। थापा ने अत्यधिक गोपनीयता पर जोर दिया था, ताकि टाइगर को छापेमारी के बारे में पता न चले। टाइगर के वेतन पर दर्जनों कस्टम अधिकारी होने की बात कही जाती थी, जैसा कि कई अन्य तस्करों के पास भी था। थापा ये भी जानते थे कि अगर वे लैंडिंग में बाधा डालते हैं या किसी काफिले को रोकते हैं, तो टाइगर के आदमी बंदूक से लड़ने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसीलिए अपने आदमियों को बढ़त दिलाने के लिए उन्हें चौंकाना जरूरी था। उसने ठाणे, जो बम्बई के पास एक शहर है, से आदमियों का एक समूह ले जाने का फैसला किया, क्योंकि बम्बई के आदमियों के टाइगर के गिरोह से जुड़े होने की संभावना ज्यादा थी। उसने उस इलाके के अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों को कई बार फोन किया और लगभग 20 आदमियों को इकट्ठा किया। अफसरों को निर्देश दिया गया कि वे अपनी बंदूकें साथ रखें और बिना नंबर वाली मारुति 800 में सफर करें। एक अनुभवी कस्टम अधिकारी होने के नाते थापा जानता था कि सभी तस्करों के पास बम्बई पहुंचने के लिए सड़कों के सीमित विकल्प होते हैं। श्रीवर्धन गांव के पास लैंडिंग पॉइंट्स को बम्बई गोवा राजमार्ग के जंक्शन से जोड़ने वाली केवल 2 सड़कें थी, जो महाड़ और फिर बम्बई जाती थी। चूंकि उनमें से एक महसलासाई मोरबा रोड, एक खड़ी चढ़ाई थी, थापा ने अनुमान लगाया कि टाइगर उस रास्ते से नहीं जाएगा। इसलिए थापा ने महसला से मानगांव जाने वाली दूसरी सड़क पर पुरारफाटा नामक स्थान पर घात लगा दिया, जहां एक पुल था जो इतना संकरा था कि एक समय में केवल एक ही बड़ा वाहन पार कर सकता था। पुल तक जाने वाली सड़क घने जंगल से होकर गुजरती थी। थापा को सूचना मिली थी कि टाइगर मेमन एक खुली कमांडर जीप में 2 ट्रकों को लेकर आएगा। उसने जीप के पुल पार करते ही काफिले को रोकने का फैसला किया। चूंकि ट्रक पुल पर ही अवरुद्ध हो जाते, इसलिए वे वापस नहीं मुड़ पाते। थापा ने टाइगर के कस्टम अधिकारियों पर गोली चलाने के शौक के बारे में इतना कुछ सुन लिया था कि उसने कोई जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों से कहा कि टाइगर को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसकी दाढ़ी घनी है। उसे गोली मार दो, बाद में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। सड़क के दोनों ओर घनी झाड़ियां कस्टम टीम के लिए अच्छा कवर साबित हुई। अपनी पोजीशन लेने के बाद टीम ने अपना लंबा, कठिन इंतजार शुरू किया, एक मौत के सन्नाटे में जो केवल जंगली जानवरों की आवाज से टूटता था। वे रात 9 बजे से रात 1:30 बजे तक निगरानी करते रहे। तभी एक अप्रत्याशित व्यवधान उत्पन्न हुआ।
एक अज्ञात व्यक्ति ने महिसला में पुलिस को सूचना दी थी कि हथियारबंद आतंकवादी पुरारफाटा की झाड़ियों में छिपे हुए हैं और यात्रियों को रोकने की फिराक में है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, सीमा शुल्क अधिकारियों को चारों ओर से घेर लिया और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। पूरी तरह से अचंभित सीमा शुल्क टीम स्तब्ध बैठी रही। अंततः थापा अपनी टोयोटा से बाहर निकले और अपनी पहचान बताने के लिए बाहर गए। फिर उन्होंने निगरानी बंद कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि टाइगर उस रात नहीं बच पाएगा। उस निगरानी के दौरान 1 फरवरी की सुबह थापा को अपने सहयोगी देवफाडे का फोन आया, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि उस रात महिसला के पास हथियार उतरने की संभावना है। थापा ने ACC RK सिंह को सूचित किया और उन्हें दिघी, बनकोट, महिसला और श्रीवर्धन के लैंडिंग स्थलों पर सतर्कता बढ़ाने को कहा। उन्होंने सीमा शुल्क नियंत्रण कक्ष को भी सतर्क कर दिया, जिसने एक कोडित संदेश भेजकर सभी सीमा शुल्क अधिकारियों को आसन्न लैंडिंग के बारे में चेतावनी दी। उनका शिकार उनकी उम्मीद के मुताबिक ही नजदीक था। जब थापा सिंह के साथ सतर्कता बढ़ाने के बारे में समन्वय कर रहे थे, तब टाइगर महाट के होटल वेसावा में थे। सीमा शुल्क अलर्ट भेजे जाने के 1 घंटे बाद टाइगर को एक सीमा शुल्क अधिकारी का फोन आया, जिसने उन्हें अलीबाग की ओर बढ़ने को कहा, जो उस समय निगरानी में भी था। टाइगर ने तुरंत चेकआउट किया और 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक गाड़ी चलाकर अलीबाग पहुंचा, जहां वो सुबह 6:45 बजे होटल बिग स्प्लैश में पहुंचा। उसने रिसेप्शनिस्ट से स्थानीय नंबर 2050 डायल करने को कहा, जो कस्टम्स कंट्रोल रूम का नंबर था। हालांकि उसका संपर्क ACC सिंह वहां नहीं था। फिर उसने सिंह के घर पर फोन किया और सिंह ने उसे 5 मिनट बाद कंट्रोल रूम में फोन करने को कहा, तब तक वो वहां पहुंच जाएगा। कंट्रोल रूम से दूसरी बार फोन करने पर सिंह ने टाइगर को होटल में इंतजार करने को कहा और उसे आश्वासन दिया कि वो जल्द ही अपने आदमी भेज देगा। कुछ ही मिनटों में सिंह ने अलीबाग के कस्टम्स सुपरिंटेंडेंट सैयद सुल्तान को टाइगर से मिलने भेजा। जब सुल्तान बिग स्प्लैश गया तो उसने टाइगर मेमन को अपने स्वीट में सोते हुए पाया, लेकिन उसकी मुलाकात लैंडिंग एजेंट पाकर से हुई। 2 फरवरी को भी लैंडिंग नहीं हुई। टाइगर दिन भर अपने स्वीट में सोता रहा, हालांकि उसके आदमी लैंडिंग स्पॉट पर गए थे और उस रात खाली हाथ लौटे थे। लेकिन टाइगर को दुबई से लैंडिंग की पुष्टि 3 फरवरी की सुबह मिली। 29 जनवरी और 2 फरवरी के बीच टाइगर के लैंडिंग एजेंटों ने श्रीवर्धन और महिसला में विभिन्न सीमा शुल्क अधिकारियों और पुलिस कर्मियों से संपर्क किया और लैंडिंग में उनके सहयोग की व्यवस्था की। लॉन्ड्रीवाला ने श्रीवर्धन के सीमा शुल्क अधिकारियों और एक पुलिस निरीक्षक को फिक्स किया था, जबकि फंसे ने महिसला के सीमा शुल्क अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से मदद मांगी थी। उन सभी को 1 लाख रुपये से शुरू होने वाले इनाम का वादा किया गया था। उन्होंने लैंडिंग एजेंटों को सलाह दी थी कि वे सामान सुबह 2 बजे के बाद ही लाएं। 3 फरवरी को टाइगर के 16 आदमी बिग स्प्लैश में इकट्ठा हुए, जहां टाइगर ने उनके लिए कमरे बुक किए थे। वे जावेद चिकना, अनवर थेबा, बादशाह खान, शाहिद कुरैशी, शाहनवाज कुरैशी, शेख अली, शेख मोहम्मद एहतेशाम, परवेज नासिर, परवेज केलावाला कुरैशी, अकबर, करीमुल्लाह, रियाज खत्री, मुन्ना, इम्तियाज घावते, याकूब खान उर्फ येबा याकूब और बशीर अहमद थे। कुछ पुराने साथी थे और कुछ नए, जिन्हें टाइगर और उनके विश्वासपात्र चिकना ने खुद चुना था। उन्हें दोपहर के भोजन के समय टाइगर के कमरे में इकट्ठा होने के लिए कहा गया था, जहां उन्होंने उन्हें संबोधित किया। आप जानते हैं कि बंबई में दंगों के दौरान हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ था। मैंने बाहर से कुछ हथियार मंगवाए हैं ताकि हम हिंदुओं से हिसाब चुकता कर सकें। माल आज रात पहुंच जाएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस काम में आपकी भागीदारी अनिवार्य हो गई है। अगर तुम में से किसी ने भी पुलिस को चीखने की कोशिश की तो मैं न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि हर आदमी को एहसास हो गया था कि पासा पलट चुका है। उन्हें निर्देश दिए गए कि क्या करना है। टाइगर का समूह शाम 4 बजे होटल से निकला और लगभग 4 घंटे तक शेखाड़ी की सुंदर और लुभावनी सड़क पर गाड़ी चलाता रहा। गांव छोटा था, बस कुछ 30 या 40 घर, ज्यादातर मुसलमान थे और ज्यादातर गांव वाले कोंकणी समुदाय से थे। समूह में गांव के 30 और आदमी शामिल हो गए और वे सब किनारे पर इंतजार करने चले गए। वहां 2 बड़े ट्रक भी इंतजार कर रहे थे। टाइगर के हाथ में एक रेडियो था और समय समय पर वह और थेबा उस पर बात करते रहते थे। रात के लगभग 11 बजे एक मोटरबोट किनारे पर आई। किसी ने पुकारा, क्या आप बम्बई से हैं? टाइगर के हाँ कहने पर वो और उसके कुछ लोग नाव पर सवार हुए और खुले समुद्र की ओर चल पड़े। लगभग 10 मिनट बाद मोटरबोट एक बड़ी लाल स्पीड बोट से टकराई। टाइगर स्पीड बोट पर कूद गया और उसमें से लगभग 30 बड़े कार्टून बोरियों में भरकर मोटरबोट में सवार अपने आदमियों को देने में मदद की।
जब मोटरबोट भर गई तो वे किनारे पर लौट आए। इस पूरे काम में लगभग 20 मिनट लगे थे। कार्टूनों को एक झोपड़ी में ले जाया गया। आखिरी कार्टन छुपाने के बाद चिकना और बादशाह खान ने एक खोला और उसमें विशाल ऑटोमेटिक बंदूकें देखकर दंग रह गए। ऐसी बंदूकें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि चिकना टाइगर का दूसरा कमांडर था, वो एक दबंग था और उसने ऐसे परिष्कृत हथियारों का सामना पहले कभी नहीं किया था। टाइगर झोपड़ी के अंदर गया और बोला, यह एक AK-56 है। उसने एक और बक्सा खोला और उसमें से कुछ गोल चीजें निकाली, जिनके बारे में उसने कहा कि वे ग्रेनेड है। उसने निर्देश दिया, अगर कोई तुम्हें रोकने या बाधा डालने की कोशिश करे तो ये पिन निकालकर उस पर फेंक देना। टाइगर ने अपने हर बॉम्बे साथी को एक AK-56 दी। वे बंदूकों और उनके अलग अलग नॉब और स्विच से खुद को परिचित करने लगे। टाइगर ने उनमें से कुछ को चट्टान पर चढ़कर नजर रखने का निर्देश दिया। उसने आदेश दिया, अगर कोई पुलिस या कस्टम अधिकारी तुम्हारी तरफ आते दिखे तो उन बदमाशों को गोली मार दो। मोटरबोट स्पीड बोट से किनारे तक कई चक्कर लगाती रही। हर बार उसमें लकड़ी के बक्से और डिब्बे कुल मिलाकर लगभग 80 बोरियों में भरे हुए थे। गोला बारूद और हथियारों के बक्सों के विपरीत टाइगर ने लकड़ी के बक्सों की जांच करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बक्सों को ट्रकों में लाद दिया गया। टाइगर ने अपने कुछ आदमियों को ट्रकों में यात्रा करने का निर्देश दिया। उनका गंतव्य वांगानी टेलीकॉम टावर था, जो रायगढ़ की पहाड़ियों में एक सुनसान जगह थी। काफिले 2 ट्रकों और 4 कमांडर जीपों के साथ टाइगर एक मारुति वैन में सवार होकर वांगानी टावर की ओर चल पड़ा। टावर पर बादशाह खान, जो बिग स्प्लैश में टाइगर से पहली बार मिला था, लेकिन अपनी स्पष्ट बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से टाइगर का ध्यान पहले ही अपनी ओर आकर्षित कर चुका था, ने ट्रकों से बक्सों और डिब्बों को उतारने का काम देखा। उसने उन पर लिखे नंबरों के अनुसार उनकी एक सूची बनाई और चिकना को सौंप दी, जिसने टाइगर को सौंपने से पहले उसकी जांच की। बादशाह और कुछ अन्य लोगों ने डिब्बों को खोला और ग्रेनेड, AK-56 राइफलें, मैगजीन, स्वचालित पिस्तौल के लिए जिंदा कारतूस और डेटोनेटर निकाले। डिब्बों में एक काला, चिपचिपा, लचीला पदार्थ था जो बर्तन धोने वाले काले साबुन जैसा दिखता था। टाइगर ने बताया कि यह काला साबुन सबसे घातक पदार्थ है, RDX। नालीदार डिब्बों में पैक RDX के कम से कम 50 डिब्बे थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन कम से कम 30 किलोग्राम था। जबकि अन्य पैकेट और डिब्बे खोले गए, RDX को छुआ तक नहीं गया। लगभग 1500 किलोग्राम RDX एक टैंक में लादा गया। खाली डिब्बे और बक्से टावर के पीछे जला दिए गए। टाइगर के पास माल परिवहन का एक आजमाया हुआ तरीका था। उनका मानना था कि ऐसे माल को कभी भी ट्रकों में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि भारी वाहनों को अक्सर जर्जर कारों और जीपों की तुलना में चौकियों पर रोका जाता है। उन्होंने पहली बार ये तरीका अक्टूबर 1992 में आजमाया था, जब वे चांदी की एक बड़ी खेप लेकर आए थे। उन्होंने महिसला से टावर तक सिल्लियां ले जाने के लिए ट्रक किराए पर लिए और वहां से उन्होंने माल जीपों में लादा। प्रत्येक जीप में एक नकली तल था, जिसमें बड़ी संख्या में सिल्लियां रखी जा सकती थी। फिर जीपें बॉम्बे के लिए रवाना होती और टाइगर काफिले का नेतृत्व करते। इस बीच सीमा शुल्क अधिकारी आ रही सारी सूचनाओं से पूरी तरह भ्रमित थे। वे 30 जनवरी से निगरानी कर रहे थे और 3 फरवरी तक, जब वास्तविक लैंडिंग हुई, पूरी तरह से थक चुके थे। ये कभी निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया गया है कि क्या झूठे अलर्ट जानबूझकर सीमा शुल्क अधिकारियों को भ्रमित और थका देने के लिए जारी किए गए थे, जो उन्होंने निस्संदेह किया था, या क्या डिलीवरी वास्तव में देरी हुई थी। लेकिन जो भी कारण हो, टाइगर का मिशन पूरा हो गया था। माल ले जाने वाली जीपें बॉम्बे लौट आई, जहां उन्हें मुम्ब्रा और बायकुला में सुरक्षित ठिकानों में छिपा दिया गया था। टाइगर काफिले के साथ यात्रा की और माहिम में अपने घर लौट आया। 7 फरवरी की सुबह टाइगर ने अपने कुछ विश्वस्त सहयोगियों को माहिम में हिंदुस्तान सोडा फैक्ट्री में इकट्ठा किया, जो एक नियमित बैठक स्थल था। नासिर धकाला, फारूक पावले, परवेज केलावाला और येबा याकूब एक कमांडर जीप और एक मारुति कार में टाइगर के साथ रवाना हुए। वाशी चेक पॉइंट पर थेबा, मुन्ना, करीमुल्लाह, एहतेशाम और अकबर उनके साथ शामिल हो गए। टाइगर ने परिवहन के लिए एक खुली छत वाला कैंटर टैंक भी किराए पर लिया और बादशाह खान से टैंक को लैंडिंग स्थलों तक ले जाने के लिए कहा। काफिला रात में शेखाड़ी पहुंचा। इस बार सामान पहले ही उतार दिया गया था और सभी बक्से बोरों में लपेटे गए थे। बक्से को टैंक में लाद दिया गया और घास से ढक दिया गया। फिर वाहन वागनी टावर की ओर बढ़े, जहां 3 कमांडर जीप, 3 मारुति कारें और अन्य वाहन इंतजार कर रहे थे। टैंक में रखे RDX को छोड़कर
बाकी सामान AK-56 राइफलें, मैगजीन, पिस्तौल, ग्रेनेड, डेटोनेटर, पेंसिल डेटोनेटर और तार जीपों और कारों में बांट दिए गए और बॉम्बे ले जाया गया। हथियार हर जगह थे, उन्हें बस उनका इस्तेमाल करने वाले लोगों की जरूरत थी। अब टाइगर के सामने चुनौती यह थी कि वह अपने उत्साही लेकिन अप्रशिक्षित सैनिकों को जटिल बमबारी अभियानों को अंजाम देने के लिए आवश्यक कुशल भाड़े के सैनिकों में कैसे बदले। यहाँ तक कि उसके भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों ने भी पहले कभी AK-56 नहीं देखी थी और न ही RDX संभाला था। आदर्श रूप से उन्हें महीनों तक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन टाइगर ने सोचा कि इससे बचा जा सकता है क्योंकि उनके विरोधी बॉम्बे के सुरक्षाकर्मी और पुलिस न तो कुशल थे और न ही विशेषज्ञ। उसने तय किया कि लगभग 10 दिनों का गहन प्रशिक्षण उसके सैनिकों को उनके प्रतिद्वंद्वियों के बराबर ला देगा। यह एक खुला रहस्य था कि ज्यादातर बॉम्बे पुलिसकर्मियों ने वर्षों से एक भी गोली नहीं चलाई थी। टाइगर ने लड़कों को प्रशिक्षण के लिए समूहों में पाकिस्तान भेजने का फैसला किया। वे दुबई जाते और वहां से चुपके से पाकिस्तान में घुस जाते। दुबई में लगभग सभी भारतीय डॉनों के पास एक व्यवस्था थी जिसे खांचा या सेटिंग कहा जाता था, जिसके तहत वे बिना आधिकारिक वीजा के पाकिस्तान जा सकते थे। टाइगर ने इस व्यवस्था का फायदा उठाने की योजना बनाई। 11 फरवरी को युवाओं का पहला जत्था कैथे पैसिफिक की उड़ान से बॉम्बे से दुबई के लिए रवाना हुआ। वे 7 लोग थे, चिकना, बादशाह खान, परवेज केलावाला, सलीम फांसोकर जिन्हें तनूर के नाम से जाना जाता है, सलीम बाजारवाला, फारूक पावले और जाकिर। दुबई में उनकी मुलाकात टाइगर के भाई अयूब मेमन से हुई, जिन्होंने उन्हें दुबई में रहने वाले एक अनिवासी भारतीय ताहिर मर्चेंट के फ्लैट में ठहराया। 13 फरवरी को वे इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। 15 फरवरी को फिरोज अमानी मलिक, नियाज अहमद और नसीम बरमारे दुबई के लिए रवाना हुए। वे 17 फरवरी को पहले समूह में शामिल हुए। 19 फरवरी को उनके साथ 9 और प्रशिक्षु शामिल हुए। येबा याकूब, नासिर धकला, थेबा, इरफान चौगुले, शाहनवाज, अब्दुल अख्तर, मोहम्मद रफी, गुल मोहम्मद खान उर्फ गुल्लू और बशीर खान, जिससे प्रशिक्षुओं की कुल संख्या 19 हो गई। गहन पाठ्यक्रम के बाद वे 4 मार्च को बॉम्बे लौट आए। बादशाह खान की कहानी। मैं खिड़कियों से बाहर देख सकता था और मेरे नीचे और मेरे बगल में लहराते बादलों को देख सकता था। दूर मैंने सूरज की ढलती रोशनी देखी। मुझे लोगों के खोखले वादे सुनने की इतनी आदत हो गई है कि मैं शायद ही कभी उत्साहित होता हूँ। हालांकि जब से टाइगर भाई आए और मुझसे कहा, बादशाह खान, तुम और तुम्हारे दोस्त 13 फरवरी को इस्लामाबाद प्रशिक्षण के लिए जा रहे हो, मैं बहुत उत्साहित था। टाइगर भाई और अयूब भाई ने हमें दुबई हवाई अड्डे पर हमारे बोर्डिंग पास दिए थे। हम 7 नौजवान थे जो एक ही मकसद से बंधे थे, एक ही लक्ष्य से प्रेरित थे और बदले की आग से जल रहे थे। जब मैंने पूछा कि इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर हमारा स्वागत कौन करेगा, तो टाइगर भाई ने कहा कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था कर दी गई है। हम दुबई से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पिया की उड़ान में सवार हुए। हम जानते थे कि पिया अपनी देरी, खराब एयर होस्टेस और घटिया सेवा के लिए कुख्यात है। हम मजाक करते थे कि मानसून में छतें टपकती हैं और तकनीशियन टैंक में ईंधन का स्तर जांचने के लिए माचिस जलाकर इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम पीली दे बलीस एयरलाइंस, बदकिस्मत शैतानी एयरलाइंस था और यह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। जब मैं अपनी असुविधाजनक सीट पर बेचैनी महसूस कर रहा था, तभी एक एयर होस्टेस गलियारे से गुजरी और हमारी नजरें मिलते ही मुंह बनाने लगी। अचानक स्पीकर, जो मेरी सीट के ठीक ऊपर था, जोर से बज उठा। दोस्तों, मैं आपका कैप्टन हूँ। हमें आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि दुबई इस्लामाबाद की उड़ान को लाहौर हवाई अड्डे पर डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे एक सम्मानित यात्री को दिल में तेज दर्द की शिकायत है। हमें डर है कि यह एक आपात स्थिति है और इसलिए उड़ान की योजना बदलनी पड़ेगी। असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। यात्रियों ने फुसफुसाते हुए प्रतिक्रिया दी, कुछ करा उठे। यात्रियों में से एक, जो डॉक्टर लग रहा था, कॉकपिट की ओर दौड़ा। पीला है, पीला है, जावेद चिकना ने कहा, जो मेरे पीछे बैठा था। जावेद के चेहरे पर बाल नहीं थे, इसलिए हमने उदारता से उसे चिकना की उपाधि दी। लेकिन मैं चिकना से असहमत था क्योंकि मेरा मानना था कि एक मुसलमान की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। लाहौर हवाई अड्डे पर बीमार बुजुर्ग महिला को विमान से उतारने के बाद हमने इस्लामाबाद की यात्रा फिर से शुरू की। जब हम उतरे तो रात के 8 बज रहे थे। मैं बाहर निकला और ठंडी हवा में सांस लेते हुए तरोताजा महसूस किया। हमें बम्बई के दंगों में शहीद हुए अपने भाइयों का बदला लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाने वाला था। मैं जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ था, फिर भी अजीब तरह से उत्साहित था।
यह एक नई शुरुआत थी और मुझे लगा कि यह मेरे अस्तित्व को बदल देगी। साथ ही हम तनाव में भी थे क्योंकि हमारे पास वीजा नहीं था और न ही हमें कोई अंदाजा था कि हम इमिग्रेशन से कैसे गुजरेंगे। चिकना और मैं आगे चल रहे थे, जबकि बाकी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। टाइगर भाई ने चिकना को संपर्क व्यक्ति के बारे में बताया था, जो खुद को जाफर भाई बताएगा और वीजा और इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी करेगा। निर्देशानुसार चिकना ने एक सफेद टोपी पहनी थी, जो टाइगर भाई ने उसे दुबई हवाई अड्डे पर दी थी, और एक अखबार अपने सीने से लगाए हुए था। जाफर भाई इसी तरह हमारी पहचान करते थे। चिकना के टोपी पहनने के कुछ ही मिनटों बाद एक लंबा, दुबला पतला लेकिन गरिमा में दिखने वाला आदमी हमारे पास आया और उससे पूछा, क्या आप टाइगर के दोस्त हैं? जब चिकना ने सिर हिलाया तो उसने अपना परिचय जाफर भाई के रूप में दिया। उसने हमें एक शानदार मुस्कान दी, हम सभी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और हमें बाहर ले गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि हवाई अड्डे पर किसी ने भी हम सातों की तरफ देखने या हमारे कागजों के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई। जैसे ही जाफर भाई गुजरे, कस्टम अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें कड़ी सलामी दी। जाफर भाई ने बदले में केवल सिर हिलाया। हम सभी बहुत प्रभावित हुए। मैंने अंदाजा लगाया कि जाफर भाई पाकिस्तानी पुलिस में किसी बड़े पद पर होंगे, इसीलिए उनके लिए नियमों में ढील दी गई और उनका इतने सम्मान से स्वागत किया गया। मुझे टाइगर भाई के संबंधों और प्रभाव के बारे में आश्चर्य हुआ। जैसे ही हम हवाई अड्डे से बाहर निकले, 2 जीपें आकर रुकी। जाफर भाई ने हमें अंदर आने का इशारा किया। थोड़ी दूर चलने के बाद हम एक बंगले पर पहुंचे, जो सादा लेकिन खूबसूरती से सजाया गया था। जाफर भाई ने बहुत विनम्रता से हमसे कहा कि हमें आराम करना चाहिए और रात का खाना जल्द ही परोसा जाएगा। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने लगा। जाफर भाई चिकना से बात करने में व्यस्त थे। वे उसे साफ तौर पर ग्रुप में सबसे वरिष्ठ मानते थे। मुझे पता था कि चिकना और थेबा टाइगर भाई के सबसे करीबी थे। चिकना कई हत्याओं में शामिल था और माहिम इलाके में उसका खौफ था। थेबा ने भी टाइगर भाई के कहने पर कई काम किए थे। टाइगर भाई से मेरी बातचीत के दौरान उन्हें भी मुझ पर भरोसा होने लगा था। अब वो मुझे बेटा कहकर संबोधित कर रहे थे और मुझे भी वैसा ही स्नेह दे रहे थे जैसा अपने बेटे को देते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी तेजी से उनके पद पर बढ़ जाऊंगा और न ही उनके इरादों में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। जाफर भाई रात का खाना लेकर आए। हमारी उम्मीदों के उलट खाना सादा था, पतली ग्रेवी वाला मटन और रोटियां। खाने के बाद जाफर भाई ने हमारे पासपोर्ट और टिकट ले लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें एक दूसरे को असली नामों से नहीं बल्कि नकली नामों से पुकारना चाहिए। मेरा नाम बदलकर नासिर, जावेद का अली, परवेज का मोहम्मद, जाकिर का शाकिर, सलीम का इमरान, फारूक का फैसल और तैनूर का मुजाहिद कर दिया गया। जाफर भाई अगली सुबह आने का वादा करके चले गए और हम सोने चले गए। अगली सुबह एक निराशाजनक नाश्ते के बाद जाफर भाई हमें दर्शनीय स्थलों की सैर पर ले गए। हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाने वाली फैसल मस्जिद को बाहर से देखा। मस्जिद के बाहर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखकर मैं दंग रह गया। जाफर भाई ने बताया कि यह व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि मलेशिया के प्रधानमंत्री मस्जिद आने वाले थे। फिर जाफर भाई हमें सिटी पार्क ले गए, जो इस्लामाबाद के ज्यादातर हिस्से को देखने वाली एक पहाड़ी पर स्थित था। अब वे किसी टूरिस्ट गाइड जैसे लग रहे थे। पार्क में उन्होंने हमें बताया कि जब भी कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति इस्लामाबाद आता है तो उनसे इस पार्क में एक पेड़ लगाने का अनुरोध किया जाता है, जिसके बगल में एक नेम प्लेट लगी हो। मैं पेड़ों को और करीब से देखना चाहता था, लेकिन जाफर भाई जल्दी से हमें दूसरी दिशा में ले गए। हम एक दिन पहले भी यहाँ आए थे, लेकिन वे अकेले पाकिस्तानी थे जिनसे हमने बात की थी। उस शाम हमें ट्रेनिंग कैंप के लिए निकलने के लिए अपना सामान पैक करने को कहा गया। 2 जीपें हमें फिर से लेने आई। जाफर भाई हमारे साथ थे। अंधेरे में मैं जीपों को शहर की सीमा से बाहर घने जंगलों और पहाड़ों की ओर तेजी से जाते हुए देख सकता था। हवा बहुत ठंडी थी और हम सब कांप रहे थे और घबरा रहे थे। सफर 2.5 घंटे से ज्यादा चला। हमने कम से कम 150 किलोमीटर का सफर तय किया होगा। जाफर भाई ने हमें बताया कि हमें बाकी का सफर पैदल ही तय करना होगा। हम जंगल में चलने लगे, रास्ते में झाड़ियों और शाखाओं से टकराते हुए। लगभग आधे घंटे बाद हम पहाड़ियों के बीच एक खुले मैदान में पहुंचे। मुझे एक तरफ 2 बड़े आयताकार तंबू दिखाई दे रहे थे। जाफर भाई ने हमें 2 लंबे हटे कट्टे आदमियों से मिलवाया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे हमारे प्रशिक्षक होंगे। उन्होंने उन्हें बाबा जी कहा। वे दोनों कुर्ते पहने हुए मजबूत और हटे कट्टे लग रहे थे।
हम सब अपने स्वेटर और जैकेट में ठिठुर रहे थे, लेकिन इन आदमियों को ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। मैंने हिंदी फिल्मों में ऐसे किरदार देखे थे जिन्हें हमारे दुबले पतले छोटे कद के नायकों को पीटने का काम सौंपा गया था और उन्हें बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन ये दोनों वाकई खतरनाक लग रहे थे। ये बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे सभी फिल्मी नायकों से एक साथ मुकाबला कर सकते थे। हमें बताया गया कि हमें अब सो जाना चाहिए और हमारी ट्रेनिंग अगली सुबह शुरू होगी। बम्बई में मैं सुबह 11 बजे से पहले कभी नहीं उठता था, लेकिन जंगलों में मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। 15 फरवरी थी। उस पहले दिन हमें जॉगिंग, स्ट्रेचिंग और तरह तरह के व्यायाम करने थे। अपने पूरे 27 सालों में मैंने कभी व्यायाम नहीं किया था। मेरा शरीर इतनी कड़ी मेहनत के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। 3 घंटे के सत्र के अंत तक मैं पूरी तरह से थक गया था। मैं इतना थक गया था कि मुझे लगा कि अगर लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण न होता तो मैं छोड़ ही देता। आखिरकार मैंने बदला लेने की कसम खा ली। कैंप की जगह हमारी जरूरतों के लिए एकदम सही थी। कैंप की देखभाल के लिए 6 लोग थे, 2 बाबा, 2 नौकर जो सेवा और सफाई करते थे और 2 हथियारबंद गार्ड। हमारा खाना हर दिन एक ही समय पर जीप से पहुंचाया जाता था। मैं बेहतरीन व्यवस्था देखकर दंग रह गया। 17 फरवरी को 3 युवक कैंप में पहुंचे जिन्हें भी प्रशिक्षण के लिए बॉम्बे से भेजा गया था। उन्होंने अपना परिचय अकरम, असलम और यूसुफ के रूप में दिया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हमें झूठे नाम दिए जा सके तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा सकता है। मैंने थोड़ी खोजबीन की और पता चला कि उनके असली नाम फिरोज मलिक, नियाज अहमद और नसीम बरमारे थे। हम सब नाश्ते के लिए एक तंबू में इकट्ठा हुए, जिसके बाद एक बाबाजी ने घोषणा की कि अब वो हमें मौत के हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना शुरू करेंगे। उसके पास एक AK-56 राइफल थी। जब हम मैदान पर लौटे तो हमें स्वचालित पिस्तौल, हैंडगन, लाइट मशीन गन और कलाश्निकोव दिखाई गई। बाबाजी ने हमें हथियार चलाना सिखाया, रिकॉइल के बारे में बताया और बताया कि कैसे ट्रिगर दबाने से बड़े पैमाने पर मौत फैल सकती है। अगले 2 दिनों तक हमने सिर्फ निशाना लगाने का अभ्यास किया। जंगलों और पहाड़ियों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी और मशीन गन और धधकती राइफल की नालों की आवाज ने हमें सम्मान और आशंका से भर दिया। मुझे समझ में आया कि हमें कैंप के लिए इतनी दूर पाकिस्तान क्यों जाना पड़ा। ऐसी कोई और जगह नहीं थी जहां हम ऐसा प्रशिक्षण ले सके, वरना गोलियों की तड़तड़ाहट और तेज आवाजें बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करती। ऐसा गहन प्रशिक्षण भारत में कहीं भी संभव नहीं था, नहीं दुबई में या कहीं और जहां मैं सोच सकता था। पाकिस्तान, एक ऐसी जगह जो भारतीय मुसलमानों की दुर्दशा के प्रति इतनी संवेदनशील है, ही एकमात्र विकल्प था। मशीन गन की 10 गोलियों की आवाज बहरा कर देने वाली थी। मैंने सोचा, काश मेरे पास भी ऐसी ही बंदूक होती तो मोहम्मद अली हमारे परिवार को कभी तबाह न कर पाता। हम कभी एक काफी समृद्ध परिवार थे। मेरे पिता कढ़ाई का व्यवसाय करते थे और नागपाड़ा में रिप्पन हाउस की पहली मंजिल के मालिक थे, जो लगभग 2700 वर्ग फुट में फैली थी। लेकिन 1980 में मोहम्मद अली ने जाली दस्तावेज बनवाकर पुलिस से हमें बेदखल करवा दिया। मेरे माता पिता, 2 छोटे भाई, एक छोटी बहन और मुझे सड़क पर फेंक दिया गया। जब मेरी माँ और बहन ने जाने से इनकार कर दिया तो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के जवानों ने उन्हें बेरहमी से लात घूंसों और बेल्टों से पीटा। इस अपमान के बाद मेरे पिता ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। मैं 7वीं कक्षा से आगे पढ़ाई जारी नहीं रख सका क्योंकि मुझे परिवार की देखभाल करनी थी। ये कंधे, जो कभी इतने कमजोर और इतनी जिम्मेदारियां उठाने में असमर्थ थे, अब AK-56 बंदूकें उठा रहे थे। मैंने अपने पूरे समुदाय की मदद करने की ठान ली थी। मैं एक आदमी और उसके वर्दीधारी गुंडों से बदला लेने में नाकाम रहा था, लेकिन अब मैं पूरे देश से बदला लेने के लिए तैयार था। बाबाजी की आवाज मुझे वर्तमान में वापस ले आए। जमीन पर एक बड़ी चादर बिछी थी। बाबाजी ने बताया कि AK-56 को कैसे खोला और जोड़ा जाता है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया और फिर हमसे भी ऐसा ही करने को कहा। हमारा ज्यादातर दिन AK-56 राइफलों के स्पेयर पार्ट्स के साथ बीता। फिर हमें लाइट मशीन गन दिखाई गई और उन्हें खोलना और जोड़ना सिखाया गया। हमने माउजर पिस्तौल और राइफलों से निशाना लगाने का भी अभ्यास किया। 19 फरवरी को 9 और युवक कैंप में पहुंचे। मैं उन सभी से पहले मिल चुका था। उनमें से एक, गुल्लू, ने बेहरामपाड़ा में हुए सांप्रदायिक दंगों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। निर्मल नगर पुलिस उसे और उन 9 में से एक, बशीर खान को ढूंढ रही थी। अब हम 19 हो गए थे, सभी बम्बई के लड़के। इतनी बड़ी संख्या देखकर मुझे गर्व हुआ और सफलता का विश्वास हुआ। 20 फरवरी को टाइगर भाई अहमद साहब के साथ कैंप में आए। टाइगर भाई ने हमें हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण दिया।
हमें 2 तरह के ग्रेनेड दिखाए गए, एक जो पिन निकालने पर फट जाता था, जबकि दूसरे को धागे जैसी रस्सी खींचकर सक्रिय किया जा सकता था। प्रशिक्षकों ने एक ब्लैक बोर्ड लगाया और उस पर बिंदुओं और रेखा चित्रों का उपयोग करके प्रक्रिया समझाते हुए लिखा। जो पढ़े लिखे थे उन्होंने नोट्स लिए, बाकी ने इसे याद करने की कोशिश की। हमने कई रोमांचक बातें सीखी। बाबाजी ने हमें बताया, ये देखने में एक साधारण पेंसिल जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक डेटोनेटर है। हम इसे पेंसिल टाइमर कहते हैं। लाल पेंसिल सक्रिय होने के 15 मिनट बाद फट जाती है, सफेद पेंसिल 1 घंटे बाद और हरी पेंसिल 2.5 घंटे बाद। उस दिन दोपहर के भोजन के बाद हमें कुछ काले साबुन जैसे टुकड़े दिखाए गए। मुझे याद आया कि टाइगर भाई ने उतरते समय हमें बताया था कि यह काला साबुन है। बाबाजी ने कहा, यह RDX है, एक विस्फोटक जो शोध के माध्यम से विकसित किया गया है। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और इसे बम बनाने वाली सबसे घातक सामग्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने हमें RDX बम बनाना सिखाया। उन्होंने बम में 30 मिनट का पेंसिल टाइमर लगाया था। इसे सेट करने के बाद हम बातें करने लगे। अचानक एक विस्फोट हुआ जिससे जंगल और पहाड़ हिल गए। शोर ने मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। आसमान से पत्थर और कीचड़ बरसने लगे और मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। विस्फोट का काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। मेरे सभी साथी भी स्तब्ध थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ धीमी गति से हो रहा हो। हम हवा में तैर रहे थे और समय रुक गया था। मुझे लगता है कि विस्फोट के बाद 10 मिनट से ज्यादा समय बीत गया था, जब तक कि धुआं छट नहीं गया और मैं साफ साफ देख और सुन नहीं पाया। हम उस जगह की ओर बढ़े जहां बम रखा गया था। गड्ढा कई फीट गहरा था। बाबाजी ने हमें बम बनाने का तरीका भी बताया। हमने लचीली काली पुट्टी को ढालना शुरू किया। उन्होंने कई RDX बम विस्फोट किए, हालांकि इस बार अपेक्षाकृत कम तीव्रता के साथ। अगले दिन 21 फरवरी को हमें एक रॉकेट लॉन्चर दिखाया गया। यह इतना भयावह लग रहा था कि हम इसे छूने से भी डर रहे थे। बाबाजी ने केवल लॉन्चर की तकनीकी विशेषताओं, इसके कार्यों और इसे चलाने के तरीके के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई, नहीं हमें ऐसा करने का मौका दिया गया। टाइगर भाई और अहमद साहब उस दिन जा रहे थे। मुझे लगता है कि टाइगर भाई बस हमारी ट्रेनिंग देखने और ये देखने आए थे कि हम उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं या नहीं। जाने से पहले टाइगर भाई ने हमसे कहा, जावेद, अनवर, बादशाह खान, अच्छी ट्रेनिंग करो। तुम्हें इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल बाद में बॉम्बे में करना होगा। हम कृतज्ञता से मुस्कुराए। मैंने सिर हिलाया और मन ही मन वादा किया, टाइगर भाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अनवर, थेबा, फिरोज, नियाज और नसीम उनके साथ चले गए। टाइगर भाई के जाने के बाद हम कुछ और दिन रुके और जो सिखाया गया था उसका अभ्यास किया। हमारे प्रशिक्षण के आखिरी दिन एक सुहावनी हवा बह रही थी। हम खुश थे कि हम जल्द ही अपने परिवारों के पास लौट जाएंगे। हम तुम्हें एक हत्या मशीन या एक आदर्श कमांडो बनाने में भले ही कामयाब न हुए हो, लेकिन हमने तुम्हें हथियार और विस्फोटक चलाने का सबसे अच्छा तरीका सिखाया है जो बॉम्बे में तुम्हारे मिशन में तुम्हारी मदद करेगा। तुमने अच्छी तरह सीखा है और मुझे पता है कि तुम उम्मीदों पर खरे उतरोगे, बाबाजी ने हमें बताया। अगले दिन 2 मार्च को जीपें हमें उस बंगले में वापस ले आई जहां हम आने के बाद रुके थे। अब हम 15 लोग थे। जाफर भाई हमें इस्लामाबाद में फिर से दर्शनीय स्थलों की सैर कराने ले गए। हम जिया उल हक की कब्र और एक खूबसूरत पिकनिक स्थल मुर्री गए, जिसने मुझे कश्मीर की याद दिला दी। बाद में जाफर भाई हमें हवाई अड्डे ले गए और दुबई जाने वाले विमान तक ले गए। हम बिना किसी औपचारिक चेक इन के विमान में चढ़ गए। हमारी निजी सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन औपचारिकताओं को फिर से माफ कर दिया गया। दुबई में हम ताहिर मर्चेंट के फ्लैट के लिए एक टैक्सी ले गए। फिरोज, नियाज और नसीम वहां थे। हम एक दूसरे को चिढ़ाने लगे, खुद को कमांडो कहने लगे। टाइगर भाई फ्लैट पर आए और हमें रात 8 बजे अल अशीदिया के एक बंगले पर इकट्ठा होने को कहा। ये पहली बार था कि हमारे प्रशिक्षित कमांडो का पूरा समूह एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुआ था और टाइगर भाई हमारे बीच मौजूद थे। धीरे धीरे बातचीत बंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों की ओर मुड़ गई। बातचीत करते करते रात का खाना परोसा गया। रात के खाने के बाद हम सब हॉल में इकट्ठा हुए। टाइगर भाई चिंतनशील मूड में लग रहे थे। उन्होंने इरफान चौगुले को पवित्र कुरान लाने का आदेश दिया। हम सब हैरान रह गए क्योंकि मुझे लगा था कि इकट्ठा होने का उद्देश्य हमारी रणनीति पर आगे चर्चा करना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टाइगर भाई कुरान से कुछ सुनाएंगे। इरफान ने बड़े आदर से कुरान लाया। कुरान एक मुसलमान के लिए सबसे सम्माननीय और पवित्र वस्तु मानी जाती है, जो उसके अपने परिवार, जीवन साथी और बच्चों से भी ज्यादा प्रिय है।
टाइगर भाई ने इरफान से हॉल में मेज के बीच में कुरान रखने को कहा और खड़े होकर हम सब से मुखातिब हुए। भाइयों, आइए हम सब अपने हाथ अल्लाह की सबसे पवित्र किताब पर रखें और एक गंभीर शपथ लें। हम सब अब मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर बहुत गंभीर हो गए थे। हम सबने एक के बाद एक कुरान पर अपने हाथ रखे, जिससे कुरान पूरी तरह से ढक गई। हमने टाइगर भाई के बाद दोहराया, हम शपथ लेते हैं कि हम अपने मिशन का राज कभी किसी को नहीं बताएंगे। हम दुबई और इस्लामाबाद की अपनी यात्रा का जिक्र कभी नहीं करेंगे। हम आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों के अपने प्रशिक्षण के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। अगर पुलिस हमें गिरफ्तार भी कर ले तो भी हम अपने साथियों के नाम पुलिस को कभी नहीं बताएंगे। हम अपनी योजनाओं के बारे में पूरी गोपनीयता बनाए रखेंगे। हम अपनी पत्नियों, भाइयों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों पर भी भरोसा नहीं करेंगे। हम सभी में एक नया उत्साह, नई गंभीरता भर गई थी। टाइगर भाई ने मिशन के महत्व को दोहराया। फिर माहौल हल्का हो गया। उन्होंने हम सभी को दुबई में खरीदारी के लिए 200 यूएई दिरहम बांटे और हमें 4-4 के समूहों में बंगले से निकलने का निर्देश दिया। मैं 4 मार्च को दुबई से रवाना हुआ। वापसी की उड़ान में मैंने सोचा कि टाइगर भाई का सहयोगी बनकर मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मैं उसी दोपहर 5 बजे माहिम स्थित अपने घर पहुंच गया। उनके लौटने पर 19 प्रशिक्षित जवानों को संभावित ठिकानों की तलाश के लिए बॉम्बे भेजा गया। इस बीच टाइगर को और जवानों की भर्ती और प्रशिक्षण की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने 5 और होनहार युवकों की पहचान की, लेकिन पिछले समूह के विपरीत, जो कुछ विशेषज्ञता के साथ AK-56 चला सकते थे और विस्फोटक उपकरण बनाने में माहिर थे, नए रंगरूटों में ऐसे कौशल का अभाव था। इस प्रकार रविवार 7 मार्च की देर रात टाइगर खुद को दुविधा में पाया। इस्लामाबाद में इन नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था ने उस विकल्प को खारिज कर दिया। टाइगर के पास उनके साथ दुबई या इस्लामाबाद जाने का समय नहीं था और अब तस्करों में से एक, एजाज पठान, जो दुबई प्रशिक्षण के आयोजन में शामिल था, पैसे की मांग कर रहा था। टाइगर को पठान को नजरअंदाज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, सिवाय इसके कि वह उसे ब्लैकमेल करने या अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने की कोशिश कर सकता था। वो इस समय मिशन की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता था। उसने उन्हें बॉम्बे के पास प्रशिक्षित करने का फैसला किया। ये बेहद जोखिम भरा था और पहले समूह को मिले प्रशिक्षण जितना गहन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने रायगढ़ के तटीय क्षेत्र का गहन अन्वेषण किया था और वह जानता था कि पहाड़ियों में कई एकांत स्थान हैं जहां प्रशिक्षण दिया जा सकता है। उसने उसी शाम लड़कों को रायगढ़ ले जाने का फैसला किया। उसने चिकना से उन्हें इकट्ठा करने के लिए कहा। चिकना ने नए समूह को बुलाया, मोइन कुरैशी, मोहम्मद इकबाल, सरदार शाहवाली खान, बशीर इलेक्ट्रीशियन और परवेज शेख। उसने घोषणा की कि वे उसी रात बॉम्बे से निकल जाएंगे। रमजान के दौरान अनिवार्य तरावीह की नमाज अदा करने के बाद वे टाइगर के ड्राइवर अब्दुल गनी तुर्क के साथ एक जीप में रवाना हुए। वे आधी रात के कुछ ही देर बाद बॉम्बे से 70 किलोमीटर दूर पनवेल पहुंचे। वहां गनी एक चमचमाती लाल मारुति 1000 के पास रुके। टाइगर कार की ओर पीठ करके खड़ा था। अनवर थेबा और येबा याकूब अंदर बैठे थे। टाइगर ने नए मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें उडुपी के एक होटल में चाय पिलाई, जहां वह अक्सर रुकते थे। इसके बाद वे सोमवार सुबह जल्दी ही फिर से निकल पड़े। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-17 पर यातायात भारी था। बॉम्बे गोवा राजमार्ग के पास वे एक चौराहे पर पहुंचे। एक सड़क महाड और अलीबाग की ओर जाती थी, जबकि दूसरी, जिस पर वे गए थे, महसला, श्रीवर्धन, शेखाड़ी और दिघी की ओर जाती थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। महसला पहुंचने तक वे लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। सुबह के इस शुरुआती पहर में भी इस मुस्लिम बहुल बस्ती की सड़कें फेस पहने युवकों और लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्गों से गुलजार थी। सुबह 5 बजे सहरी के समय गाड़ियां सड़क किनारे एक ढाबे पर रुकी। 10 लोगों का एक समूह 2 मेजों पर बैठा और कीमा पराठा, बीफ ट्रॉटर्स, उबले अंडे और चाय का ऑर्डर दिया। टाइगर के साथी और आसपास के लैंडिंग एजेंट फांसे, पाक, इशाक हजवाने, हामिद दफेदार और शाहनवाज हजवाने उनके साथ हो लिए। वे पहले मंजीव घाट पर रुके, लेकिन चूंकि उस सुबह भी आसपास बहुत ज्यादा लोग लग रहे थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे संधेरी भोरघाट की ओर चल पड़े, जो 14 घरों का एक छोटा सा गांव है और हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक बड़े पठार पर बसा है। संधेरी जाने वाली सड़क एक खड़ी चढ़ाई थी जिसमें कई घुमावदार मोड़ थे। गाड़ियां सुबह 6:30 बजे गांव पहुंची। स्थानीय लोगों को इस बात पर गर्व था कि कभी किसी हिंदी फिल्म का एक गीत और नृत्य दृश्य वहां फिल्माया गया था। टाइगर ने एक अनोखे तरह की शूटिंग के लिए इस जगह को चुना था।
जैसे ही धूसर आकाश में भोर हुई, समूह ने फज्र की नमाज अदा की। उन्होंने अपनी चटाइयां समेट ली। मारुति 1000 की डिक्की से 3 क्रिकेट स्टंप और एक हरा मिलिट्री बैग निकाला गया। चिकना ने स्टंप को इस तरह से रखा था कि राहगीरों को लगे कि वे पिकनिक मना रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। बैग से AK-56 राइफलें और ग्रेनेड निकाले गए। टाइगर चट्टान के किनारे गया और 5 नए रंगरूटों को ग्रेनेड फेंकने का तरीका सिखाया। अब इधर देखो, उसने आदेश दिया। अपनी सारी ताकत अपने दाहिने हाथ पर केंद्रित करते हुए उसने एक ग्रेनेड खड्ड में फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और डरे हुए पक्षियों के झुंड उड़ गए। टक्कर से एक पेड़ धीरे धीरे गिर गया। टाइगर ने बशीर को एक हरा ग्रेनेड दिया और उसे खड्ड में फेंकने को कहा। बशीर ने घबराहट में उसे फेंक दिया। ग्रेनेड ज्यादा दूर नहीं गया, लेकिन एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ पास में ही गिरा। टाइगर ने भौहें चढ़ाई। लड़का बिल्कुल नौसिखिया था। क्या तुमने कभी क्रिकेट नहीं खेला, बेवकूफ? उसने डांटा। छोटे पत्थर फेंकने का अभ्यास करो। एक बार जब तुम पत्थर फेंकने में माहिर हो जाओगे तो तुम बम बनाना सीख सकते हो। वह अगले प्रशिक्षु के पास गया। लगभग 1 घंटे बाद टाइगर ने घोषणा की कि वो उन्हें बंदूक चलाने की मूल बातें सिखाएगा। उसने उन्हें दिखाया कि बंदूक कैसे चलानी है, उसे कैसे पकड़ना है, बट को बांह के मोड़ में कैसे फिट करना है, सेफ्टी कैच कैसे खोलना है और तर्जनी से ट्रिगर कैसे दबाना है। उसने बताया कि झटके से कैसे बचे। उसने उन्हें ये भी सिखाया कि जब मैगजीन खाली हो जाए तो उसे कैसे बदलना है। एक क्रिकेट स्टंप पर निशाना साधते हुए टाइगर ने गोलियों की बौछार कर दी। फायरिंग का अभ्यास कई घंटों तक चला। प्रत्येक प्रशिक्षु को अपनी AK-56 से कुछ राउंड फायर करने की अनुमति थी। सौभाग्य से उस तरफ कोई वाहन नहीं आया। कुछ स्थानीय आदिवासी पैदल वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने रुकने की हिम्मत नहीं की। शहरवासियों को बंदूकों से मस्ती करते देखना डराने वाला था। जैसे जैसे सूरज उगा, वे सभी थक चुके थे। उन्होंने पूरी रात यात्रा की थी और पूरी सुबह धूप में मेहनत की थी, और रमजान में खाने पीने पर प्रतिबंध ने उनकी थकान को और बढ़ा दिया था। टाइगर इस बात से संतुष्ट थे कि युवाओं ने कुछ बुनियादी बातें सीख ली है। उन्होंने घोषणा की कि वे अपना सामान बांधकर वापस लौटेंगे। उन्हीं तीखे मोड़ों और घुमावों से गुजरते हुए वे महसाला से गुजरे और फिर मानगांव की संकरी सड़क पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 17 लिया। दोपहर होने के कारण यातायात कम था। वे सूर्यास्त से पहले शहर पहुंच गए। मोइन और इकबाल को कलानगर जंक्शन पर और बाकियों को माहिम दरगाह के पास उतार दिया गया।